आपको मिलवाते हैं उस नौजवान से जिसने 8 सालों में पीएमएस और सीएसएस के 5 दफा पेपर्स दिए मगर नाकाम रहा। इसके बावजूद उसने हिम्मत ना हारी और सबसे आखिरी कोशिश में भरपूर कामयाबी हासिल करके ब्यूरोक्रेट बन गया। जब आपका ख्वाब ही एक है और वो आप अचीव नहीं कर पा रहे लेकिन आप मंजिल के करीब से करीब तर जा रहे हैं, इस चीज़ ने मोटिवेशन दी। ये ज़रा बताइएगा कि आप 2015 से मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहे हैं, कभी सीएसएस देते हैं, कभी पीएमएस देते हैं, क्यों आखिर आपको हर दफ़ा फेलियर का सामना करना पड़ा और फिर आप आखिरी दम तक मोटिवेटेड रहे? कैसे किया ये सब? देखें, सीएसएस जो है इसमें फेलियर प्राइमरीली प्लानिंग फेलियर है। आपने रॉन्ग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, आपकी प्रिपरेशन का टोटल स्पैन कम था, आपके सोर्सेज पुअर थे जहाँ से आपने प्रिपरेशन की, और फिर ये है कि सीएसएस में या पीएमएस में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी और रिटन की प्रिपरेशन डिफरेंट है। तो इस तरह के फ्लॉज रहे। 3 अटैम्प्ट्स पास हुई लेकिन उनमें एलोकेशन नहीं हुई, और फोर्थ में फिर वो सारे फ्लॉज पे काम किया तो उसमें फिर, और बाकी फिर किस्मत भी है, सबसे आखिर पे किस्मत को भी रखना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि किस्मत का जो फैक्टर है वो आखिरी है, उससे पहले आपको पूरी मेहनत और तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, किस्मत तकदीर कोई आसानी से समझ नहीं सका। जब रब ने ये क्लियरली कह दिया है ना कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, तो इस पर बात ख़त्म हो जाती है। तो 8 साल से आप मुसलसल ब्यूरोक्रेट बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई और जॉब नहीं किया आपने? ये 8 साल कैसे सर्वाइव किया आपने? देखिए, एक तो ये बात मैंने बहुत टाइम से रियलाइज़ की कि लो एम इज़ अ क्राइम। वाह। तो नाशुक्री वाली बात नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट में छोटी जॉब मिल भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपना करियर इस तरह डिफ़ाइन नहीं किया था। दूसरा, मैं इतने साल इस जर्नी में इस वजह से बैठा रहा कि मेरी एम्बिशन ही यही थी, सबसे बड़ा ख्वाब ही ये था, और मकसद मैंने यही समझा था कि ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस का सबसे बड़ा रूट है और सबसे इफ़ेक्टिव रूट है। ये डिबेटेबल चीज़ है, जब वक्त के साथ बंदा रियलाइज़ भी कर जाता है। बहरहाल ये ख्वाब था, ये एम्बिशन थी जिसने इतने साल मुझे इस जर्नी में रखा। तो इस ख्वाब के लिए आपने कितने जो है वो और ख्वाब जो है उनको रगड़ दिया, उनको जो है वो तहे खाक कर दिया? कौन सी नौकरियां थीं जो आपने इस सफ़र में छोड़ी हैं? देखें, एक तो मैं पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। तो वो कहा जाता है कि अंग्रेज़ ने कहा था कि मैं बहुत कुछ बना हूँ लेकिन SHO नहीं बना किसी थाने का। या एक और कहावत मशहूर है कि मैंने बहुत ओहदे एंजॉय किए हैं लेकिन मैं पटवारी नहीं बना। तो SHO ये बनते होते हैं। उसके अलावा मोटरवे पुलिस में गया। तो सब इंस्पेक्टर छोड़ दी? वो ज्वाइन ही नहीं की। उसके अलावा मोटरवे पुलिस, उसमें मैं जो है वो सिलेक्शन हुई और ट्रेनिंग शुरू हुई, उधर लास्ट अटैम्प्ट थी। और इस कॉन्फ्लिक्ट से मैंने ये सोचा कि अगर मुझे 14 स्केल की जॉब ही चाहिए तो फिर वो तो बाद में भी हो जाएगी। तो रिज़ाइन कर दिया फिर, और फिर लेक्चरर हुआ पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि इसमें मास्टर्स था, वो मैंने कंटिन्यू रखी। अच्छा। एज सिक्योरिटी के लिए। बहरहाल इस जर्नी में मेरी फैमिली का बहुत रोल है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरे भाई, उन्होंने मुझे वालिद की तरह ट्रीट किया, और अगर कभी मैं एलोकेट नहीं भी हुआ तो उन्होंने यही कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और ये बहुत अच्छे स्कोर थे, और स्कोर्स रिटर्न में रहे भी ठीक। अच्छा, आपने कई जॉब्स छोड़ी, पुलिस की इतनी शानदार जॉब्स छोड़ी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को तर्क कर दिया। अगर इस लास्ट अटैम्प्ट में भी आप एलोकेट ना होते तो फिर क्या करते? देखें, हो बहुत कुछ सकता है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और मैं सारी यूथ को ये बात कहूँगा कि आपके लिए अगर कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट्स में आपके लिए अगर कुछ भी नहीं है, तो अपने ऑप्शंस खुद एक्सप्लोर करें। बिज़नेस में जाएं, उसमें बहुत बरकत है। ऑनलाइन काम करना शुरू कर दें। मैं भी इसी किस्म के ही बिज़नेस प्लान्स डिस्कस किया करता था और बहुत कुछ सोचा, लेकिन पाकिस्तान में कोई टेंजिबल आउटकम्स आपको अपनी एफर्ट्स के नहीं मिलते। फिर मैंने यही प्लान किया था कि मैं अब्रॉड जाके अपनी स्टडीज़ को परस्यू करूँगा, मास्टर्स कर लूँगा, MPhil कर लूँगा, आगे PhD, और फिर बाहर ही सेटल हो जाऊँगा। अच्छा, जॉब्स तो आपने बहुत सारी छोड़ी इस एम को हासिल करने के लिए, मगर वो कहते हैं ना कि वो एक शेर तो खैर इसके ऑपोजिट है कि कैस दीवाना भी था क्या अक्लमंद आदमी, सारी उम्र सहरा नवर्दी की शादी न की। तो आपने बाकी सारी जॉब्स तो छोड़ी मगर इस एम के दौरान शादी कर ली। ये कैसे आपने, मतलब एक ऑब्वियसली फैमिली को लेकर चलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और एम को लेकर चलना। देखें, जहाँ इतनी मिस्टेक्स वहाँ एक और सही। अच्छा। तो ये मिस्टेक है? मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि शादी को ना तो करियर से मिक्स करना चाहिए, ना ही किसी और चीज़ से मिक्स करना चाहिए। इसका जब टाइम आ जाता है तो ये अपने टाइम पे होनी चाहिए।
दूसरा मेरी ये फीलिंग थी कि मुझे अब कर लेनी चाहिए, और तीसरा मुझे इसका नुकसान नहीं हुआ, इसका फ़ायदा हुआ मेरी दोनों जॉब्स शादी के बाद ही हुई हैं। बहरहाल ये बहुत एक प्लान्ड डिसीजन होना चाहिए। लव मैरिज थी? जी, पसंद की शादी थी। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, तो आप ज़रा हमारे उन एस्पायरेंट्स को बताइए जो तैयारी कर रहे हैं कि आपने 6 अटैम्प्ट्स के लिए अपने आप को मोटिवेट रखा, डिप्रेस नहीं हुए, इधर उधर भटके नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि यार आप 8 साल अपनी लाइफ के एक ऐसे एम्बिशन को हासिल करने के लिए लगा दें जिसमें आई थिंक इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, ठीक है, और बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, मगर अगर पैसे के लिहाज से देखा जाए तो जितना कोई एक नौजवान आदमी बिजनेस से कमा सकता है, आप ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़े रहे। मेरा जो है ना, वो हम गांव के लोग हैं, और पैसा हमारे ख्वाबों में या होता ही नहीं है या बहुत आखिर पे होता है। तो ये ख्वाब तो बड़ा नेक सोचा था और बड़े नेक मकसद से इस जर्नी का आगाज़ किया था। रही बात मोटिवेशन की, तो एक तो ये कि जब आपका ख्वाब ही एक है और वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन आप मंजिल के करीब से करीब तर जा रहे हैं, इस चीज़ ने मोटिवेशन दी। और 3 चीज़ें मेरी हर किताब के पहले पेज पे लिखी हुई होती थी। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। वाह। एक शेर था कि अमल की खुश्क खेती में ज़रा सा खून शामिल कर, फ़कत बातें बनाने से कभी मंजिल नहीं मिलती। क्या बात है। और एक वो इंग्लिश कोटेशन थी किसी की कि सक्सेस इज़ नॉट इनफ, लव इज़ नॉट इनफ, यूथ इज़ नॉट इनफ, वर्क इज़ नॉट इनफ, एंड इफ़ समबडी कुड एवर अचीव इनफ वुड नॉट बी इनफ। वाह। और लास्ट, एक दीवाना ये कहता हुआ हंसता आ जाता, काश मंजिल से भी आगे कोई रास्ता आ जाता। वाह वाह वाह। बाकी एज आई मैंशनड, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उन्होंने कभी मुझे टूटने दिया ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर इसके बाद 7वीं अटैम्प्ट भी होती और खुदा न खास्ता ये ना होती तो आप वो भी देने के लिए तैयार बैठे थे। बिल्कुल देता। कि आपकी जब शादी हुई तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा आपकी प्रिपरेशन पे, आपकी लाइक हेल्थ पे, लाइफ पे, सराउंडिंग्स पे, पढ़ाई पे? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, आपको एक शेयरिंग पार्टनर मिल जाता है और मर्द को औरत का और औरत को मर्द का लिबास बनाया गया, दैट यू फाइंड पीस इन योर पार्टनर। तो आपको एक मुसलसल साथी मिल जाता है। बाकी ये है कि हर एस्पायरेंट की या हर यूथ की ये सोच नहीं है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ समवन्स पर्सनल कॉल। जो रेडी है उसकी होनी चाहिए, जो नहीं रेडी उसकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने 5 अटैम्प्ट्स दी जिसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ा और बिल आखिर 6ठी में आपने 136 पोजीशन हासिल की। डिफरेंस क्या था उन पिछली 5 अटैम्प्ट्स में और इस वाले अटैम्प्ट में कि आप ये पास कर गए? देखें, एक तो स्टूडेंट्स के जानने के लिए ये बात है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन CSS से बहुत डिफरेंट है रिटन पार्ट से। तो पहली अटैम्प्ट्स में मैंने थोड़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ा, जबकि इंटरव्यू बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का नाम है। इस चीज़ को समझा कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। मेरा पहला रिस्पांस गलत नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में, मैंने हर चीज़ को पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। एक ये डिफरेंस था। दूसरा, साइकोलॉजिकल पार्ट में हम उस तरह से प्लान तैयारी करके नहीं जाते, तो साइकोलॉजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PMS एज वेल एज फॉर CSS। अच्छा, साइकोलॉजिकल मैटर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी ज़ाती राय और मुशाहिदा और तजर्बा ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मैथ्स वाला पोर्शन और एबिलिटी वाला पोर्शन साइकोलॉजिकल में वीक है तो आप टॉप पोजीशंस के लिए नहीं है। अगर आपकी ओपिनियन में रिजिडिटी है, आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको टॉप ग्रुप्स के लिए नहीं रखा जाएगा। अगर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आपको टॉप ग्रुप्स के लिए नहीं रखा जाएगा। दूसरा, पैनल जो है उसके सामने आपने अब बहुत ही नेचुरल बिहेव करना है। ये एकेडमीज़ वाले आपको कुछ और ही बना के पैनल के सामने पेश करते हैं कि वो आपको बड़ा इस हवाले से मिसगाइड भी करते हैं। वो आपके माइंड में एक फियर बिठा देते हैं। वो आपको कहते हैं कि अगर आपने ये रिस्पॉन्ड किया तो पैनल ये परसीव करेगा। बहुत सारी इस तरह की मिसकंसेप्शंस, कम्प्लेक्स कर देते चीज़ों को। देखिए, आपने बड़ा नेचुरल बिहेव करना है, जो आप हैं वही आपने बिहेव करना है। तो इंटरव्यू में चीज़ें थी, उन पे काम किया और पहले उस तरह से एज आई सेड मैं जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं था इंटरव्यू के लिए। तो फेलियर नहीं था, आधी कामयाबी थी। रिटर्न पार्ट था जो है वो क्लियर था और इंटरव्यू में इश्यूज हुए एंड
पंजाब वालों का बहुत सख्त कंपटीशन है। पंजाब के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि इट्स अ वॉर, उतना ही ट्रेन हार्ड करें ताकि आपको उधर फिर ब्लीड ना करना पड़े। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने रखे इस दफ़ा जो लास्ट अटैम्प्ट थी, कितना स्कोर आया, सब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करते हैं CSS के लिए? CSS के सब्जेक्ट में सिलेक्शन में 3 क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड है उस सब्जेक्ट का या आपका उसमें इंटरेस्ट है। दूसरे नंबर पे उसका स्कोरिंग ट्रेंड। बाय नेचर कुछ सब्जेक्ट CSS के या PMS के स्कोरिंग है, जिनमें एक एग्जांपल पंजाबी है, जिनमें PMS में एक एग्जांपल ज्योग्राफी है, CSS में मर्केंटाइल लिटरेचर है, बहुत कम स्कोर देगा। बहुत कम लोग होंगे जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। उर्दू इंग्लिश लोग करते हैं अच्छा परफॉर्म। जनरली आप उसको उसके एरिया में जाकर चैलेंज कर रहे हो एग्जामिनर को। और बहुत अच्छे हिस्ट्रीज़ में कुछ हिस्ट्रीज़ हैं जिनका सिलेबस छोटा है, जो स्कोरिंग है, जैसे ब्रिटिश और यूरोपियन है, स्कोरिंग हिस्ट्रीज़ हैं। लोग US हिस्ट्री को और इंडो पाक हिस्ट्री को रखते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते, लेंथी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसका स्कोरिंग ट्रेंड। और लास्ट चीज़ उसका सिलेबस भी है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो डिसाइडेडली छोटे हैं, कुछ जो बहुत लंबे हैं। ये तीनों चीज़ें देख लेनी चाहिए। मैंने कैसे सेलेक्ट किए, मुझे जिसने जो बताया मैंने सेलेक्ट किए, और जो नाम से अच्छा लगा वो सिलेक्ट किए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा। और आखिरी अटेम्प्ट में फिर ये जब CSS करने का तरीका आया तब अटेम्प्ट खत्म हो गया। वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये हज़ारों लोग CSS देते हैं हर साल, PMS देते हैं और हज़ारों फेल होते हैं, उनके फेलियर की क्या कोई ख़ास वजह जो आप क्योंकि अब एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं? सर फंडामेंटली इट्स अ प्लानिंग फेलियर। सबसे पहले आपने बहुत प्लान्ड होके अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और फिर उनको कभी चेंज नहीं करना, एक बात। दूसरा सोर्सेज। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी बुक्स हैं जिनको आप क्वालिटी रीडिंग्स कह सकते हैं। इसमें आपने मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करना है, जिसमें एक सोर्स आपकी प्रिंसिपल रीडिंग होगी और बाकी उसके साथ अलाइड होंगे, जिनमें मैं कहूँगा कि इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे ChatGPT के बाद आपको इंतहाई कट एंड ड्राइड चीज़ें नोट्स की फॉर्म में मिल रही हैं। तीसरे नंबर पे प्रिपरेशन का स्पैन। मैंने जी अपने आप को चेक करना है कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ तैयारी के बगैर। वाई इसकी प्रिपरेशन कम अज़ कम 1 साल है, और 2 साल है तो फिर उसको हम बहुत मैच्योर प्रिपरेशन कह सकते हैं। मेरे बहुत से करीबी दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे अच्छा परफॉर्म किया, जो मुझसे बहुत जूनियर थे, उनकी प्रिपरेशन 2 साल की थी। बहुत से ऐसे लोग थे, आप उनके इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री के पहले साल तैयारी शुरू कर दी। तो आप इसको टाइम दें, सारे सब्जेक्ट्स आपके 12 सब्जेक्ट्स आप क्लियर करें, फिर उनके नोट्स बनाएं, फिर उनकी रिटन प्रैक्टिस करें। तो ये फेजेस हैं प्रिपरेशन की। आपने ये सारे प्री रेक्विजिट्स पूरे करने, तब आप एग्ज़ाम में बैठे। बाकी आपको 3 महीने वाली भी स्टोरीज मिलेंगी, 6 महीने वाली भी स्टोरीज मिलेंगी, लेकिन आपके लिए वो कोई सॉलिड एग्जाम्पल नहीं है। आपने इसके हर एस्पेक्ट पे काम करना है। तो ये ऐसे प्रेसी का क्या करें? लिखें, देखें, लैंग्वेज की 3 चीज़ें हैं। फिर भी काट लग लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है, और बोलना बोलने से आता है। तो आपको पता है कि ये नॉकआउट वाला सब्जेक्ट है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको किसी दूसरे मुल्क की ज़बान में को ना आने की वजह से फेल कर दिया जाएगा, तो फिर आप किसी दूसरे मुल्क की ज़बान सीख लें। तो इसमें मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो आखिरी महीने में लिखना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने पूरा एक ऐसे भी नहीं लिखा। तो मुख्तसर ये कि एक तो आपने कम अज़ कम 30 टॉपिक्स पे लिखना है। दूसरा, कोई काम का बंदा पकड़ना है जिसे इंग्लिश आती हो, कोई मेरे जैसा नहीं जो जिसने अभी CSS पास किया और ऐड लगा दिया। आपने ये देखना है कि उसको इंग्लिश आती है या नहीं आती। तो जो इंग्लिश का बंदा है उससे इवैल्यूएशन करवानी है। हमारी पूरी एजुकेशनल हिस्ट्री में हमें क्रिएटिव राइटिंग नहीं सिखाई जाती, और एब्रप्टली यहाँ से आके क्रिएटिव राइटिंग शुरू हो जाती है। इस चीज़ पे हमें देखना है। गाइड कल्चर रटा लगाया, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे अपनी तरफ से लिखना है। और गुड राइटिंग इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन गुड रीडिंग। तो अच्छी रीडिंग करनी है, टारगेटेड रीडिंग। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि 6 अटैम्प्ट्स आपने दी और आखिरी अटैम्प्ट में आप पास हुए, 8 साल की मेहनत थी, जब पास हो गए
तो घर वालों का, फैमिली का, गांव वालों का क्या रिस्पांस था और किस तरह उन्होंने आपको जो है वो कांग्रेचुलेट देखें जी, किया? 3,500 व्हाट्सएप पे मैसेजेस रिसीव हुए, अच्छा, कोई 400 से 500 कॉल्स रिसीव हुई, वाह, और बहुत से ताज़ा रिश्तेदार भी पैदा हुए, अच्छा जिनके ना तो मुझे नाम पता है और ना उनके नंबर सेव थे। अच्छा कुछ लोग थे जिनके चेहरे पे लिखी बद्दुआएं बहुत वाज़े नज़र आईं, अच्छा। और कुछ लोगों ने दिल से मेरी इस खुशी को महसूस किया, तो मुझे भी उन्हीं की मुबारकबाद से खुशी हुई। बहरहाल ओवरऑल रिएक्शन, मेरे साथ इस तैयारी में तकरीबन 500 से 600 लोग अटैच थे, 5 से 6 जो इस जर्नी में जिनको मैं ट्रेन करता रहा हूँ, साथ पढ़ाता रहा हूँ, बिलखसूस इंग्लिश ऐसे के लिए जो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत दिल से लोगों ने महसूस भी किया, और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने वक्त आवाम को एम्पावर करने के लिए लगाया था, वो उन्होंने मेरी खुशी को उसी तरह ही महसूस किया। अच्छा, 5-6 हज़ार लोगों ने लगभग आपको कांग्रेचुलेट किया इस मौका पे। जब आप फेलियर लेके आते थे हर दफ़ा, तब कितने लोग थे जो आपके साथ स्टैंड होते थे? फैमिली से, फ्रेंड्स से, मतलब स्टूडेंट्स को छोड़ें, फैमिली और फ्रेंड्स से कितने लोग थे जो आपके साथ खड़े थे, जिन्हें आप समझते थे कि यार यही मेरे बुरे वक्तों का साथी और ये अच्छे वक्तों का साथी, कोई तो है जो मेरी वहशतों का साथी हो, है कोई बहुत तो से हो? थे, बहुत से थे, क्योंकि मैं उनके साथ होता था हमेशा। तो जो वट एवर यू पुट इन टू दिस यूनिवर्स यू गेट बैक, तो बहुत से थे, और उन सब का शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस मेरे भाइयों, मेरे वालिदैन और कुछ बहुत करीबी दोस्तों का। क्या बात है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे।